आज की हमारी कहानी बिहार के सिवान जिले से है। बिहार का यह वही सिवान जिला जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया और वहीं इस जिले ने मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली नेता को भी जन्म दिया, जो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहा। आज की हमारी कहानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के जीवन और उनके अपराधों के बारे में है। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसके बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। उन्हें सिवान में कई नामों से जाना जाता था। कोई उन्हें सिवान का सुल्तान कहता, तो कोई उन्हें साहिब ऑफ सुल्तान कहता, तो कोई साबू AK-47 भी कहता, जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांट देता था। शहाबुद्दीन का छवि सिवान में रोबिन हुड जैसी थी। एक ऐसा समय था जब सिवान जिले में शहाबुद्दीन का रुतबा ही बोलता था। लोग शहाबुद्दीन का नाम सुनकर कांप जाते थे। शहाबुद्दीन ने सिवान में ऐसा आतंक मचाया था कि लोग रात के 8 बजे के बाद अपने घरों से निकलते तक नहीं थे। वहीं डॉक्टर शहाबुद्दीन के डर से मात्र 50 रुपया ही अपनी फीस लेते थे। कहते हैं कि शहाबुद्दीन का ऐसा समय था कि सिवान के हर दुकान वाले को दुकान में शहाबुद्दीन की फोटो रखनी पड़ती थी। डर से लोग रखते भी थे और दुकान खोलने के बाद लोग उनकी फोटो को अगरबत्ती तक दिखाते थे। माहौल ऐसा था कि कोई विरोधी पार्टी चुनाव में अपने बैनर, पोस्टर या झंडे तक नहीं लगा सकती थी, अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी। अगर कोई भी यह गुस्ताखी कर देता तो साहब उसका बुरा हाल कर देते। सिवान में वह खुद सरकार थे और खुद कानून भी। शहाबुद्दीन जनता दरबार लगाते, जहां शहाबुद्दीन की एक इशारे पर ही लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं तक हल हो जाती थी, चाहे वो जमीन से जुड़ी हो या फिर शादी विवाह से। कहते हैं कि शहाबुद्दीन के इसी तरह के जनता दरबार में एक पुलिसकर्मी भी पहुंचा, जो अपनी प्रमोशन की अर्जी लेकर पहुंचता है। तब शहाबुद्दीन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फोन करके उस पुलिसकर्मी का प्रमोशन करवा दिया। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दोस्तों आखिर वह पुलिसकर्मी बिहार या देश का कितना भला किया होगा। सिवान में तानाशाही सरकार चलाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मार्च 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर गांव के एक रईस परिवार में होता है। वहीं 1980 में DAV कॉलेज से राजनीति में कदम रखने वाला शहाबुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माली के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़कर अपने क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवाई थी। राजनीति शास्त्र से PhD करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना साहब से शादी की और एक बेटे और 2 बेटियों को आप पिता बनता है। शहाबुद्दीन के अपराध जगत और राजनीति में कदम रखने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, जो कि वे DAV कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही शुरू होती है। साल होता है 1986 का। करीब 18 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के खिलाफ हुसैनगंज थाने में पहला आपराधिक मामला दर्ज होता है, जो कि होता है शहाबुद्दीन पर हत्या का प्रयास करने और आमसे का मामला था। इसके बाद तो शहाबुद्दीन ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अपराध दुनिया में शहाबुद्दीन चर्चित होते गए और वो इतने चर्चित हो गए कि हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन को शूटर टाइप ए का अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शूटर टाइप ए के अपराधी में सुधार होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इस तरह बहुत कम उम्र में ही शहाबुद्दीन अपराध जगत का एक जाना माना नाम बन गया। मात्र 23 साल की उम्र में शहाबुद्दीन की पहली बार विधायक बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो बताते हैं कि साल 1985 में जब त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी से जीरेट के विधायक चुने गए, तब उसी समय शहाबुद्दीन एक आपराधिक मामले की पैरवी करवाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। तब त्रिभुवन नारायण सिंह ने शहाबुद्दीन से साफ साफ कह दिया कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करता। इसके बाद ही शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में जेल जाना पड़ जाता है। इस घटना के बाद शहाबुद्दीन को विधायक बनने का भूत सवार हो जाता है, या यूं कह ले कि जुनून सवार हो जाता है। साल होता है 1990 का, जब विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीरेट से विधायकी के लिए खड़े हो गए। इस चुनाव के वक्त वे जेल में शहाबुद्दीन ने उसे चुनाव में हर तरह के पैंतरे आजमाए। बताया जाता है कि 5000 से अधिक फर्जी वोटिंग होती है और आखिरकार जेल में रहते हुए ही वो चुनाव जीत गए। इस जीत के साथ सिवान जिले में यूं कह ले कि बिहार में एक नया दौर शुरू होता है। वो दौर होता है
गुंडई का, अपहरण का और हत्याओं का। माफिया डॉन शहाबुद्दीन के सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब शहाबुद्दीन का साथ मिल जाता है लालू प्रसाद यादव का। कानून प्रशासन सब ने साहब के आगे घुटने टेक दिए। साल 1995 का आता है। विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से शहाबुद्दीन को जीरादेश सीट के लिए टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन एक बार फिर से विधायक बने। शहाबुद्दीन की ताकत और रुतबे के साथ अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से शहाबुद्दीन को 1996 में लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन ने एक बार फिर से जीत हासिल की और लोकसभा तक पहुंच गए। इस जीत के पीछे की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। इस चुनाव में कई बोगस वोटिंग भी हुई, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन को तब गुस्सा आ गया जब उन्हें पता चला कि बहुतों ने उनके खिलाफ वोट दिया था। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन अपने हथियारबंद आदमियों के साथ विरोधी पार्टियों को वोट देने वाले वोटरों को सजा देने के लिए निकलते हैं। तभी उस समय के एसपी रहे सिंघल को इस बवाल के होने का अंदेशा लग जाता है और वे एक अपनी पुलिस दल के साथ शहाबुद्दीन को रोकने चल पड़ते और एक जगह शहाबुद्दीन और एसपी सिंघल की भिड़ंत हो जाती है। शहाबुद्दीन के हथियारबंद आदमियों ने एसपी के पुलिस दल को मारने के लिए दौड़ा दिया। वे AK-47 से एसपी सिंघल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। किसी तरह एसपी सिंघल वहां से अपनी जान बचाकर निकल पाए। शहाबुद्दीन की ताकत तब और बढ़ गई जब लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर साल 1987 में आरजेडी पार्टी बना ली और बिहार की सत्ता पर वे काबिज हो गए। वहीं अब दौर आता है 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 4 बार सिवान के सांसद रहे। इस बीच सिवान जिले में शहाबुद्दीन बेलगाम अपनी तानाशाही सरकार चलाने लगे। सिवान जिले में शहाबुद्दीन को जो पार्टी कड़ी टक्कर देती थी वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। शहाबुद्दीन और मेल कार्यकर्ताओं और सपोर्टरों के बीच के रंजिश की कहानी बहुत पुरानी थी। वे बताते हैं कि साल 1993 से साल 2001 के बीच माली के 18 समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इस रंजिश में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। साल आता है 1996 का जब बकरीद का समय होता है जो मुस्लिमों का पर्व होता है दोस्तों, बकरीद। उसी समय माली के नेता गुलाम हैदर के घर पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया होता है। हमलावरों ने उनके बुजुर्ग पिता और एक रिश्तेदार और गुलाम हैदर की 3 साल की बेटी को बेरहमी से मार दिया जाता है। इन हत्याओं का आरोप शहाबुद्दीन पर लगती है। माली नेताओं की हुई हत्या की सूचियों में एक और चर्चित नाम था JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू का। शहाबुद्दीन के हिसाब से चंद्रशेखर उनके भाई जैसे थे, पर सच इससे बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। साल फिर आता है 1997 में जब चंद्रशेखर ने बिहार की राजनीति में उतरने का मन बना लिया। तब शहाबुद्दीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वे चंद्रशेखर से कहते हैं कि तुम सिवान आओ, पर घूमने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, ना कि यहाँ राजनीति करने के लिए। चंद्रशेखर नहीं मानते हैं। वे सिवान गए और निडर होकर नुक्कड़ सभाएं करने लगते हैं। इसका अंजाम ये हुआ कि 31 मार्च 1997 को आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के आदमियों ने चंद्रशेखर प्रसाद और उनके साथ ही श्याम नारायण सिंह को जेपी रोड पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते समय दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। चंद्रशेखर की विधवा मां कौशल्या देवी अब तो नहीं रही, पर जब तक रही अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए निडर होकर शहाबुद्दीन से लड़ती रही। ना आगे चलकर 1999 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मेल के एक कार्यकर्ता का अपहरण करवा लिया जाता है कि शहाबुद्दीन ने उसकी भी हत्या करवा दी। छोटे लाल गुप्ता का शौक कभी बरामद ही नहीं होता है। और आगे चलकर छोटे लाल अपहरण और हत्याकांड मामला शहाबुद्दीन के गले की हड्डी बन जाती है। कहते हैं कि शहाबुद्दीन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो लालू प्रसाद यादव के सामने बैठते थे तो उस समय भी उनकी पिस्टल उनकी कमर में बंधी होती थी। ऐसी हिम्मत शहाबुद्दीन के अलावा किसी और के पास नहीं थी। साल 2001 के मार्च का महीना था। उस समय मैट्रिक की परीक्षाएं बिहार में चल रही होती हैं और साहब उस समय स्कूल के दौरे पर निकले थे। दौरे का उद्देश्य था नकल को रोकना, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य देखिए, सिवान के भविष्य सांसद साहब के साथ चल रहे उनके गुंडे सवारने निकले होते हैं। उस समय के वांटेड अपराधी
अपराधी मनोज कुमार पप्पू भी सांसद साहब के साथ स्कूल निरीक्षण के लिए निकला था। उस समय के सिवान के डीएसपी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन और वांटेड मनोज कुमार पप्पू के स्कूल की निरीक्षण की खबर लगी। वे तुरंत उसी समय स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां सांसद साहब मौजूद होते हैं। उन्होंने शहाबुद्दीन के इस कदम का विरोध किया और वांटेड अपराधी मनोज कुमार को गिरफ्तार करने लगे। इसके बाद शहाबुद्दीन और संजीव कुमार में नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसके बाद शहाबुद्दीन ने सबके सामने डीएसपी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। संजीव कुमार उस समय खून पीकर रह गए। इस थप्पड़ ने सिवान पुलिस को लाचारी और बेबसी के कैद से आजाद कर दिया। हर पुलिस वाला थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। यह खबर किसी भी अखबार या न्यूज की हेडलाइन तो नहीं बन पाई। वजह थी साहब का डर। सिवान के तत्काल एसपी बच्चू सिंह मीना ने शहाबुद्दीन को सबक सिखाने की ठान ली। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से भी पुलिस बल मंगाई गई। इसके बाद बिना किसी को खबर किए पुलिस टीम पहुंच जाती है संसद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में। जैसे ही शहाबुद्दीन को यह बात पता चलती है, शहाबुद्दीन और उनके आदमियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस भी फायरिंग करने लगी। कोई कहता है कि दोनों तरफ से 1000 राउंड फायरिंग हुई, तो कोई की बात करता है कि 2000 राउंड फायरिंग हुई और कोई 4000 की भी बात करता है। वहीं शहाबुद्दीन और लोगों के AK-47 बंदूकों के सामने पुलिस की बंदूकें उतनी असरदार तो साबित नहीं हो। फिर भी पुलिस ने जबरदस्त अपनी हिम्मत दिखाई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं शहाबुद्दीन के 8 लोग मारे जाते हैं। इस मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन गायब हो गया और उन्होंने एसपी बच्चे सिंह मीना को जान से मार डालने की कसम खा ली। घटनास्थल से पुलिस ने AK-47 राइफल और दूसरे कई हथियार बरामद किए। इस मुठभेड़ के बाद कहा राज्य सरकार को शहाबुद्दीन के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए थे। इसके उल्टा बिहार सरकार ने एसपी बच्चे सिंह मीना सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। साहब का वर्चस्व सिवान में लगातार कायम रहा, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर साहब का जोर नहीं चल पाया। ओम प्रकाश यादव की बात कर रहा हूं। ओम प्रकाश यादव वह आदमी थे जो जिला परिषद के चुनाव में शहाबुद्दीन के प्रत्याशी के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई और ओम प्रकाश वह चुनाव भी जीत गए। थोड़ी हिम्मत आई, 2 चेयरमैन के चुनाव में भी शहाबुद्दीन के प्रत्याशी के सामने खड़े हुए, पर वो चुनाव जीत नहीं पाए। शहाबुद्दीन की नजर पहले से ही ओम प्रकाश यादव पर थी। शहाबुद्दीन के अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि कोई उन्हें चुनौती कैसे दे सकता है। कहते हैं इस चुनाव के बाद शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश यादव को बहुत मारा। उसके बाद ओम प्रकाश यादव ने अपनी पत्नी को कसम दिलाई कि तुम तब तक मंगलसूत्र नहीं पहनोगी, अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाओगी, जब तक मैं शहाबुद्दीन का साम्राज्य खत्म ना कर दूं। साल आता है 2003 का, जब डीपी ओझा डीजीपी बनते हैं। हालांकि वह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, फिर भी उन्होंने शहाबुद्दीन के ऊपर लगाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने शहाबुद्दीन के कई पुराने मामले फिर से खोल देते हैं, जिनमें उनकी 100 पन्ने की एक रिपोर्ट भी होती है जो यह बता रही थी कि शहाबुद्दीन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS भी संबंध है। वह एक समारोह में डीजीपी ओझा ने यहां तक कह दिया कि बिहार के लोगों ने लफंगों के हाथ में सत्ता डाल दी है और सत्ता से जुड़े नेता भी जेल में बंद अपराधी सरगना के चरण छूने पहुंच जाते हैं। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही डीपी ओझा का ट्रांसफर का आदेश आ गया, पर उन्होंने तबादला ना लेकर समय से पहले ही अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले में टिप्पणी की और कहा कि डीपी ओझा आचार संहिता की सीमा लांघ गए थे। उनके डीजीपी बनाकर हमने बहुत बड़ी भूल की थी। वो ऐसे आदमी है जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खैर, साल आता है 2004 का। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, शहाबुद्दीन मेडिकल के आधार पर जेल से अस्पताल में शिफ्ट हो गए। अस्पताल को चुनाव का मैदान बना दिया जाता है, जेल भेजे जाएं। उधर ओम प्रकाश यादव का हिम्मत देखकर जेडीयू ने 2004 के लोकसभा
विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के खिलाफ अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया। चुनाव हुए और उसे चुनाव में करीब 500 से ज़्यादा बूथ लूट लिए गए। आरोप शहाबुद्दीन पर लगे, दोबारा चुनाव कराए गए, इसमें परिणाम नहीं बदले। शहाबुद्दीन एक बार फिर से सिवान के सांसद चुने गए। ओम प्रकाश यादव और जेडीयू के कई कार्यकर्ता इस चुनाव की बलि चढ़ गए। अब इसके बाद सिवान का तेजाब कांड आता है, जो साहब के जीवन की एक बड़ी भूल साबित हुई। सिवान जिले में चंदा बाबू अपनी पत्नी, 2 बेटियों और 4 बेटों के साथ रह रहे थे। उनका एक बेटा विकलांग होता है। अपना मकान बनवा रहे थे, उसी में वो अपनी नई दुकान भी खोल रहे होते हैं। दुकान के उद्घाटन के लिए उन्होंने शहाबुद्दीन को बुलाया। चंदा बाबू का मकान सिवान में काफी अच्छी लोकेशन पर होती है। जब चंदा बाबू के अनुसार साहिब को उनका मकान और जमीन पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद साहब ने चंदा बाबू के लड़के के पास फोन करके 2 लाख की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका घर कभी बन पाएगा जब वो 2 लाख देंगे। 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के दुकान पर शहाबुद्दीन के आदमी 2 लाख लेने पहुंच जाते हैं। उसी दिन चंदा बाबू पटना गए हुए थे। चंदा बाबू के लड़के ने कहा कि पापा पटना में हैं, जब आएंगे तब पैसे दे देंगे। इस बात पर साहब के आदमियों ने चंदा बाबू के लड़कों को पीटना शुरू कर दिया और तो और उन लोगों ने दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। पैसे मिलने के बाद भी वह लोग चंदा बाबू के लड़के को मारते पीटते रहे। भाई को पीटते देख चंदा बाबू के एक लड़के ने सतीश ने घर में वॉशरूम साफ करने वाला तेजाब लेकर उन बदमाशों के ऊपर फेंक दिया। उसी समय तो बदमाश वहां से भाग गए, पर बाद में उसी दिन उन्होंने चंदा बाबू के 3 लड़कों सतीश, गिरीश और राजीव को पकड़कर शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर लेकर चले जाते हैं। वहां सतीश और गिरीश को पहले रस्सियों में बांधा गया, फिर उनके बड़े भाई राजीव रोशन को सामने दोनों भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार दिया जाता है। फिर दोनों भाइयों की लाश की टुकड़े करके ठिकाने लगा दिए जाते हैं। साहब के आदमियों ने राजीव को बचा के रखा था ताकि चंदा बाबू से और भी पैसे वसूले जा सके, उनका मकान हड़पा जा सके। किसी तरह राजीव ने एक ट्रक में छिपकर उन लोगों को चंगुल से बचकर निकल भागता है। घर वाले भी शहाबुद्दीन के डर से सिवान छोड़कर भाग गए थे। इधर चंदा बाबू भी उधर मारे फिरते रहे, सिवान में नहीं रहे। मदद के लिए कई नेताओं से मिले, पर कोई शहाबुद्दीन के डर से मदद के लिए आगे नहीं आता है। खैर, तमाम धमकियों के बावजूद चंदा बाबू और उनके बेटे राजीव अपने भाइयों के लिए अदालत में इंसाफ की लड़ाइयाँ लड़ते रहे। साल आता है 2005 का। उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तब सिवान के डीजीपी अनिल और एसपी रतन संजय ने 24 अप्रैल 2005 को 4 बजे शहाबुद्दीन के घर पर छापा मारते हैं। आसपास के घरों को भी तलाशी ली जाती है। सुबह से रात तक चली छापेमारी में पुलिस को शहाबुद्दीन के घर से गोले, नाइट विजन डिवाइस, कई पिस्तौल और पाकिस्तान में बने कई हथियार मिलते हैं। जनवरी 2006 में पब्लिश हुई न्यूज के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहाबुद्दीन को हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी से संबंध होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन को साल 2004 किया गया। 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली से शहाबुद्दीन को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। उसी समय वो संसद सत्र में भाग लेने दिल्ली गए हुए थे। उसके बाद कभी शहाबुद्दीन बिहार लौटे ही नहीं, जिसके डर से कभी लोग सिवान छोड़कर भाग जाते थे, आज वही सिवान का नहीं रहा। आखिर सिवान के साहब के साथ ऐसी दुर्गति हुई कि जिसका विवरण करना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। खैर, बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर से एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।